अभी जो अकॉर्ड साइन हुआ है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट अर्डोआन के टर्किया के साथ हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है उसको 1 से 5 बिलियन डॉलर तक लेके जाया जा सके, जो टैक्स बेस है उसको ब्रॉडन नहीं करेंगे और डीपर नहीं करेंगे, दोनों चीज़ें हमने करनी है। अगर हम ऐसे सेक्टर्स विच कंट्रीब्यूट 18, 19, 20% टू द कंट्रीज GDP बट देयर कंट्रीब्यूशन टू द एक्सचेकर इज जस्ट 1%, इज नॉट सस्टेनेबल। मेरी उनसे दरख्वास्त भी है एंड वी विल इंश्योर कंप्लायंस, अदर सेक्टर्स विल नीड टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, नंबर 1। नंबर 2, जो लीकेज है उस लीकेज को हमने प्लग करना है। Corruption at our end and people who are not paying their sales tax and income tax in a very big way, इसके थ्रू हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे ताकि people who are overburdened उनका हम थोड़ा सा जो है उनको रिलीफ दे सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गवर्नमेंट की जानिब से मुआशी बेहतरी की कोशिशें जारी हैं। हाल ही में सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और तुर्किया के साथ मुख्तलिफ मुआहदों और MOUs पर दस्तखत हुए। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अज़रबैजान के दौरे पर हैं। उनके साथ भी $2 अरब के मुआहदे तय पा गए हैं और इसके साथ IMF का 4 रुकनी वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचा है जो विफाक और सूबाई हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। नाज़रीन, गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारती मुआहदे मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, मगर पाकिस्तान पर कर्जे भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत के जो कर्जे हैं वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 17,362 अरब रुपए तक पहुँचे हैं। IMF ने यह भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में टैक्स जमा करने की सलाहियत कम है। कर्जों का बोझ पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। इसके बावजूद गवर्नमेंट टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय मुसलसल कर्जों पर इन्हिसार कर रही है। IMF, दोस्त मुल्क और आलमी बैंक के बाद मुकामी बैंकों से कर्जा लेने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पावर डिवीजन के मुताबिक बैंकों के साथ 1300 अरब रुपए के कर्जों की बात चल रही है। ज़राए के मुताबिक कर्जा लेकर गर्दिशी कर्जा खत्म किया जाएगा ताकि आइंदा 2 माह के लिए फी यूनिट बिजली 6 से 8 रुपए सस्ती हो। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 5 साल में बरामदात बढ़ाकर $60 अरब तक ले जाएंगे। दिन रात मेहनत करेंगे, भारत को भी पीछे छोड़ देंगे। अब वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स ना लगाने का इंदिया दे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स ना बढ़ा। इसी से मुतालिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, शकील अंजुम साहब और खालिद क्यूम साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ। एक तरफ तो हुकूमत ये दावा कर रही है कि मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो कर्ज़ों के हवाले से एक रिपोर्ट जिसका मैंने जिक्र भी किया, आपके ख्याल में कर्ज़ों पर चलने वाली मईशत जो है वो अवाम को, एक आम आदमी को रिलीफ किस तरह से दे सकेगी? और ये जो पावर डिवीजन की बात हो रही है, आपको लगता है कि क्या ये फिजिबल होगा गवर्नमेंट के लिए कि आम आदमी को बिजली के सेक्टर में कोई रिलीफ मिले? और जो IMF की शराइत हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं वज़ीर ख़जाना तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स नहीं लगाया जाएगा, तो क्या ये बात भी सच साबित हो सकती है? एक तो दुआ, सबसे पहले आपने जिस तरह से जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम इंडिया को भी पीछे छोड़ देंगे, तो खुदा का वास्ता है यानी रियलिस्टिकली बात किया करें। ऐसे सब बाग जो है वो ना दिखाए जाएं। रियलिस्टिकली आवाम को बताया जाए कि सिचुएशन क्या है और किस हद तक हम जो है वो जा सकते हैं। यानी इस वक्त इंडिया की बरामदात जो है वो तकरीबन कोई $450 अरब के करीब है। आप $5 अरब के ऊपर जो है वो यानी मंथली $2.5 अरब और जो ये एनुअल आपकी बरामदात हैं वो तकरीबन $30 अरब की हैं। वो तकरीबन $650 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे बैठे हुए हैं और आप कहाँ पे बैठे हुए? तो मेरे ख्याल में अनरियलिस्टिकली इस तरह के जो है वो दावे नहीं करने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिर आवाम जो है वो डिसइल्यूजन होती है। अच्छा, जहाँ तक मईशत की ओवरऑल सिचुएशन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में मईशत जो है वो स्टेबलाइज हुई है। हमारी इन्फ्लेशन जो है वो मुसलसल गिर रही है। हमारा रुपी जो है वो स्टेबल है, ऑल्दो अभी थोड़ा सा प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है ये 1 साल से उसमें स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल तो हमें नज़र आ रहा है कि एक स्टेबिलिटी है। लेकिन इशू क्या है यहाँ पे? जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जो एलीट है, उसको लत पड़ी है कर्जे लेने की। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट जो है वो तकरीबन $133 अरब का है। $133 अरब। पाकिस्तान का हर शख्स जो है वो तकरीबन
3-3.25 लाख रुपए का मकरूज है, उसका कर्जदार है, और फिर मुसलसल जो है वो कर्जे लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा कि जी आप अपनी आमदन बढ़ाएं और अपने जो खर्चे हैं उनको कम करें। तो ये अब एलीट को ये लत पड़ी हुई है कि जी वो कर्जे लेंगे और कर्जों से मुल्क चलाएंगे। ये पाकिस्तान रिकॉर्ड है, पाकिस्तान का 25वां IMF प्रोग्राम। यानी हर दफा हमें यह कहा जाता है, पिछले ये 75-76 वर्षों से यही बात की जा रही है कि जी ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, और करते करते रिकॉर्ड 25 IMF के प्रोग्राम हम ले चुके हैं। और अभी भी जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं लग रही कि पाकिस्तान जो है वो इससे निकल जाएगा। सही। तो यहाँ पे पाकिस्तान को अपनी बरामदात बढ़ाने की जो है वो ज़रूरत है। जहाँ पे आपकी मंथली बरामदात 2-2.25 अरब डॉलर की हैं, वहाँ पे आपकी दरामदात जो है वो 5 अरब डॉलर मंथली से ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में आपके पास दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ रही। आप लोकल इन्वेस्टर जो है वो जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो मुल्क से बाहर भाग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का नीचे ट्रिकल डाउन फिर इफेक्ट नहीं होता। आप ओवरऑल देखें ना, इस वक्त जो पाकिस्तान में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की शरह है, अनएम्प्लॉयमेंट की शरह जो है वो 9% से जो है वो ज्यादा है। और जो रियल इनकम की जब हम बात करते हैं तो वो पाकिस्तान में लोगों की रियल इनकम पिछले 3 सालों में जो है वो तकरीबन कोई 22% आपकी जो है वो रियल इनकम गिरी है। सही। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहना कि जी ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट, लोगों को इसका फायदा कब होगा? ओवरऑल हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो ठीक नहीं रही। सक्सेसिव गवर्नमेंट, देखिए एक गवर्नमेंट को पकड़ के या एक पार्टी के 2-3 साल को पकड़ के बात नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल अगर आप रियलिस्टिक एनालिसिस करेंगे तो आप ये 50, 60, 70 वर्षों की बात करेंगे। सही। तो आपकी ओवरऑल जो है वो फिर आपका जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी बात उसको देखें कि ह्यूमन कैपिटल आपका जो हाई स्कूल और कॉलेज की एनरोलमेंट है वो जो है वो कहाँ पे खड़ी है? वो वहाँ पे खड़ी है जो 70 की दहाई में साउथ कोरिया की थी। यानी आप 4 दहाइयाँ जो है वो साउथ कोरिया से पीछे हैं। फिर ऐसी सिचुएशन में जबकि आपकी गुर्बत की शरह 44% है। सही। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की शरह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। जो आप ग्रोथ की तरफ जा नहीं रहे, ग्रोथ की तरफ ना जाने की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो पैदा नहीं हो रही, और जो है वो इतनी चीजें नहीं बन रही कि वो उनको बरामद करके जो है आप ज़र मुबादला कमाएं। रेमिटेंसेस नो डाउट इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन रेमिटेंसेस के ऊपर जो है आप रिलाय नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को अगर ये करना है कि हम अपने पांव पे खड़े हों, ये जो अशराफिया की आदत है कर्जे लेके मुल्क को चलाने की, अगर इससे निकले, देखिए ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि पाकिस्तान में अशराफिया को ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अशराफिया के अंदर जो मुख्तलिफ अशराफिया हैं, आपकी ब्यूरोक्रेटिक एलीट है, आपकी मिलिट्री एलीट है, आपकी जो पॉलिटिकल एलीट है, उनके अंदर एक जंग चल रही है कि जी सबसे ज्यादा शेयर किसके पास जाए। वो मुल्क की समत के ऊपर और मुल्क को इकोनॉमिकली स्टेबलाइज करने के ऊपर उनका फोकस नजर नहीं आ रहा। अगर तो मुल्क को स्टेबलाइज करना है, अपने पांव पे खड़ा करना है, ऑब्वियसली अभी जो स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत नजर आ रही है IMF के प्रोग्राम की वजह से है। ठीक है। तो अगर अपने पांव पे खड़ा होना है तो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, और रिफॉर्म्स के लिए देखें आपको एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए। वो गवर्नमेंट चाहिए जो कि जिसके पास अवाम का मैंडेट हो। अगर अवाम का मैंडेट नहीं है तो वो सख्त फैसले कैसे कर पाएगी? और सख्त फैसलों की ही जरूरत है अगर हमने अपनी मुल्क की मईशत को जो है वो ठीक डगर पे डालना है और अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना है। सही, बिल्कुल सही जी, आपका पॉइंट आ गया। आमिर साहब, आप भी अक्सर
से इस इशू पर बात करते हैं। चलें, ये तो खुशखबरी सुना दी वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कि तनख्वाहदार तबके पर अब मज़ीद टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे जो पहले लगाया है उसको अब भी वापस लिया जाए। लेकिन आपको लगता है कि कर्ज़ों के बगैर, ये बात दुरुस्त है नवीद साहब की, ज़ाहिर है ग्रोथ बहुत मैटर करती है और तमाम सेक्टर में, और हमारी बरामदात ओवरऑल अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए इकोनॉमिकली, लेकिन आपके ख्याल में ये कर्ज़ों के बगैर मुल्क चलाया जा सकता है, मईशत बेहतर हो सकती है? और फिर एक तरफ ये भी हकीकत है कि कर्जे हैं, तो दूसरी तरफ क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? बात यह है कि कर्जा पैदावारी मकासद के लिए और सरमायाकारी के लिए हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन गैर पैदावारी मकासद के लिए हो फिर मसाइल पैदा होते हैं। सिक्योरिटी खराजात के लिए हो तो मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन गुज़श्ता 6 दिहाइयों से तो हम फंसे ही इसमें हुए हैं। हम क्या करें, जापानी कर्जा हमारे ऊपर बहुत है जिसका जिक्र भी नहीं होता कि भाई क्या करना क्या नहीं करना। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ये बिल्कुल कर ली जाती है बात आराम से कि जिसकी हुकूमत 2-3 साल रही हो तो उसका जिक्र ना किया जाए, बल्कि ये शहबाज शरीफ साहब बड़ी ज़्यादती करते हैं कि वो लोगों को सबक बाग दिखा रहे हैं। हालांकि वो जो इमरान खान साहब आए थे काला बाग से, वो लोगों को सबक बाग दिखाते रहे और लोगों को सबक बाग दिखाते दिखाते हरी झंडी हो गए खुद भी। और हम सबको वो जो पूरी दुनिया में ताना बनाया MD IMF ने कि ये 1 ट्रांच कंट्री है, कि एक किस्त लेते हैं और उसके बाद इनके वज़ीर आज़म खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनाब मैं पेट्रोल नीचे कर रहा हूँ, मैं बिजली का रेट नीचे कर रहा हूँ, मैं डीजल कम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पता नहीं कितनी फरावानी है। और जो धोखा उन्होंने फरवरी 2022 में पूरी दुनिया को दिया कर्जा लेके IMF का, जिसके नतीजे में आज तक हमारे साथ शराइत इतनी सख्त हैं कि वो नाकाबिले बयान है। ये शहबाज शरीफ ही थे जिन्होंने MD IMF की मिन्नत अल्लाह करके उस वक्त वो प्रोग्राम अप्रूव कराया जब हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंचे हुए थे। और सारी PTI की ख्वाहिश ही यही थी कि पाकिस्तान दहाने पे चला जाए कर उसको, और साथ में मुवासलत दे रहे थे श्रीलंका की। कोई पुरानी करून उला की मैं बात नहीं कर रहा, अभी 2-3 साल पुरानी कहानियां बता रहा हूँ आपको सारी, कि हम अगर 50-60 साल की कहानी बताएं तो किसी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ नहीं किया जो इमरान खान ने किया और धोखा दिया। ये क्योंकि IMF के साथ आप प्रोग्राम करें, वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोग्राम करें, ये कमिटमेंट आपकी दुनिया से होती है, किसी और से नहीं होती। अब वर्ल्ड बैंक के जो 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 20 साल बाद आए, जिनको डॉक्टर तौकीर शाह लेके आए, वो क्यों आए कि 23 और 24 में हमने ओवर 2 बिलियन पर ईयर स्पेंडिंग की, तो उन्हें हुआ कि हाँ पाकिस्तान में अब कुछ, बेशक कर्ज़ों पे ऊपर काम नहीं चलता, लेकिन अगर कर्ज़े ठीक मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिए जाएं तो उसका तो बेहतरी की तरफ ही रवैया और नतीजा निकलना है। तो वो आए तो उन्होंने कहा सरकारी शोबे में हम आपको $20 अरब पर ईयर $2 बिलियन के हिसाब से देंगे, और निजी शोबे को भी उन्होंने ऑफर किया है कि वो मिल के प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से $20 अरब मजीद हमें मिल सकता है। अब आप देखें आज़रबाईजान के साथ आज जो MOU साइन हुआ है, और जिसका अप्रैल के एंड पे खुद मैं आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट के मुंह से निकले हुए अल्फाज कह रहा हूँ कि मैं आऊँगा और मैं करूँगा इसके ऊपर $2 अरब की। तो चले कुछ ना कुछ ये जो सारी स्टेबिलिटी चाहे IMF के प्रोग्राम से शुरू हुई, कुछ कदम तो हमने मुस्तहकम लिए कि अगर हमारा रुपया मुस्तहकम हुआ है, डॉलर ऊपर नहीं चढ़ रहा और हमारी अफरात ज़र में शरक में कमी आई है, तो ये बेहतर बात है ना बनिस्बत इसके कि सिर्फ हम हर वक्त नेगेटिव प्रोपेगेंडे के जद में रहें और करते भी रहें। बहुत मुश्किल है, कोई ये बात नहीं है आसान है। मैं आप हम सब हर पाकिस्तानी इस मुश्किल को फेस कर रहा है, लेकिन जब हम वजह ना बताएं, सिर्फ ये कह दें कि जी उसके 3-4 साल छोड़ दिए जाएं तो बाकी तो सारा इन्होंने खाया पिया और कर लिया, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है तो वो तो नवाज शरीफ ने किया इस मुल्क में, बता दे किसने किया है। जो कर्जे लिए गए क्या इस्तेमाल नहीं हुए, हवा में नहीं, जो अपने दोस्तों में इमरान खान बांट के चले गए थे वो अरबों रुपए थे जो उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों में बांट दिए बगैर सूद के। जनाब कि लो जी ये तो वो क्या कहते हैं कि नाना जी की दुकान, हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा वो पढ़ते रहे बैठ के यहाँ पे, कि जनाब इस मुल्क में जो उनका दिल किया उन्होंने किया। बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए एलीट का सबसे पहले है। गरीब आदमी तो क्या एहतसाब करेगा, जिसके ऊपर अभी नवीद साहब बता रहे थे 3-3.25 लाख रुपए फी का समय कर्जा ही देना है। वापसी की भी बात होनी है, पायदार मुस्तहकम मईशत की बात होगी कि अगर इंडस्ट्री फरोग पाएगी, अल्लाह करे कि स्टेबिलिटी रहे, बरकरार रहे, और ये जो रमजान शरीफ के बाद अपोजिशन अपना नया काम अंजाम देने जा रही है उसको खुश असलूबी से गवर्नमेंट और हिज़्ब इख्तिलाफ मिल के तय कर लें, यकीनन अच्छे रास्ते निकलेंगे। सही जी। शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, ये जो आपका बुनियादी तौर पर सवाल है कि हुकूमत कर्जा लेने जा रही है, तो ये 1240 अरब रुपए कर्जा लेना चाह रही है हुकूमत 7 साल के लिए, और 6 से 7% इंटरेस्ट रेट होगा। बुनियादी तौर पर ये कर्जा जो है वो लिया जा रहा है, जो पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे हैं उनको ख़त्म किया जाए। उसके लिए हुकूमत ने पहले कोशिश की, और आपने देखा कि 6 IPPs के साथ हुकूमत ने
बातचीत की, मुआहदे किए और उनकी कोई 400 अरब रुपए की अदायगी भी है वो भी कर दी गई है। इसी तरह जो मज़ीद 16 IPPs हैं उनके साथ हुकूमत जो है टेक एंड पे पॉलिसी पर जा रही है और उसके बाद हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरीके से ये जो गर्दिशी कर्जे हैं इनको ख़त्म करके जो एनर्जी सेक्टर है उसको प्राइवेट पावर मार्केट के लिए खोला जाए ताकि बिजली को सस्ता किया जाए, क्योंकि अगर बिजली सस्ती नहीं होगी तो मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री है उसका चलना बड़ा मुश्किल है। मुल्क की इंडस्ट्री चलेगी तो मईशत का पहिया चलेगा, क्योंकि दुनिया भर में बिजली इतनी महंगी नहीं है जितनी पाकिस्तान में महंगी है और जो हमारी मसनूआत एक्सपोर्ट होती हैं उन पर जो आलमी मार्केट है उसमें कम्पीट नहीं कर पाती। जो हमारे चार्जेस हैं या जो लागत आती है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की वो दुनिया भर में जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसी के लिए ये प्लान जो है वो शुरू करने जा रही है हुकूमत। ये कर्जे लेके उसकी कोशिश है कि किसी न किस तरीके से पावर सेक्टर में जो है बेहतरी लाई जाए और आपने देखा कि हुकूमत हमें कुछ करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुल्क के अंदर जो है मईशत के हवाले से बातचीत नहीं हो रही, बल्कि सियासत से ज़्यादा जो हुकूमत है वो मईशत के ऊपर फोकस किए हुए है और मईशत के बारे में ही बात हो रही है। जो MOU साइन हुए हैं या होने जा रहे हैं अभी तक खैर उनका कोई बहुत ज़्यादा आउटकम तो नहीं निकला, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी नज़र आ रही है और जो अनसर्टेनिटी थी मईशत के हवाले से मुल्क के अंदर मईशत के बारे में जो कहा जाता था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है और ख़ास तौर पर जो एक्सचेंज रेट है उसमें बेहतरी आई है, वो एक जगह पर स्टेबल है और बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हुआ है, उससे काफ़ी सारी बेहतरी आई है। उसी की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है और मार्केट के अंदर पैसा ऐसा ऐसा आना शुरू हुआ है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो मईशत को डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंटेशन होने की ज़रूरत है, जो बड़े टैक्स पेयर हैं उनका एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान की मईशत को खोलने की ज़रूरत है। इस वक्त जिस तरीके से माजी में ठीक है खान साहब ने जो काम किए, लेकिन उन्होंने जब UAE गए थे वहाँ से जब वापस आए तो वहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने यही मशवरा दिया था कि आप अपनी जाके मईशत को ओपन करें, तो उन्होंने आके रियल स्टेट सेक्टर में ख़ास तौर पर जो है और एमनेस्टी स्कीम दी। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की ग्रोथ एकदम से 6% पे आ गई, जिसका खान साहब या बाकी जो लोग हैं उनको खुद भी यकीन नहीं था कि ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ 6% पे आ जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो ज़रूरत ये है कि हुकूमत को चाहिए कि जो भी कारोबारी लोग हैं या पाकिस्तान में बड़े टैक्स पेयर हैं, बड़े ग्रुप हैं, उनके एतमाद को बहाल किया जाए और जो बाकी टैक्स देने वाले लोग हैं उनको उस हवाले से फैसिलिटेट भी हुकूमत की जानिब से करना चाहिए। अगर हुकूमत बड़े कारोबारी इदारों का एतमाद बहाल करने में कामयाब हो जाती है, रियल स्टेट सेक्टर को बेहतर अंदाज में चला सकती है, चला दे, तो मेरा ख्याल है कि मजीद मईशत में बेहतरी आ जाएगी और जो आम आदमी है उसको कुछ रिलीफ मिलना शुरू हुआ है और उस रिलीफ में भी इजाफा होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि मईशत को खोल देना चाहिए। ठीक है जी इलियास साहब। देखिए इसमें जो मौजूदा सूरत हाल है कि कह रहे हैं जी इकॉनमी, ये बिल्कुल वो ठीक है बात कि जी IMF कैसे कर्जे लेके उसको इकॉनमी को स्टेबल तो किया, लेकिन स्टेबल ये उस सूरत में होगी जब मुस्तकिल तौर पर अपने पाँव पर खड़े होकर अपने वसाइल से जब गवर्नमेंट चलना शुरू हो जाएगा और कर्ज़ों पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। अभी तक ये नहीं कि वो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो गवर्नमेंट ये देख रही है कि प्राइवेटाइज़ करके जो इदारे हैं जिनकी ज़रा नुकसान होता है, जो सरकारी इदारे हैं जिनमें PSO है, जिसमें स्टील मिल है, दूसरे जो जितने PI है, इनके खसारों से बचने के लिए इनकी प्राइवेटाइजेशन की जाए और ताकि वो नुकसान भी बचाया जा सके। इस तरह गर्दिशी कर्जे जो है इनसे जान छुड़ाई जाए, लेकिन जो गवर्नमेंट के जिस वक्त नहीं हो रही है एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और रियल टर्म में जो इकॉनमी है उसको उसके पहिए को चलाया जाए और जाके उससे तब जो वसाइल हैं उसको हासिल करके मुल्क की इकॉनमी चलाई जाए। इस तरह तो जो है ये सारा एक किस्म का जो है इकॉनमी कहा जाता है कि जी बिल्कुल ठीक होगी, ये बिल्कुल हम IMF के एजेंडे पर काम करें और इसको स्टेबल, इसको कह सकते हैं कि इस वक्त स्टेबल है। जब हमारी वो क्या कहते हैं जो कर्जा जिसको लाइफलाइन कह रहे हैं अगर बंद हो जाती है तो फिर देखें क्या सूरत है, क्योंकि आपने अभी तक अपने टैक्स को इन्हांस नहीं किया, अपने टैक्स की बेस को नहीं बढ़ाया, तो फिर इसे ना ही आपकी अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया,
ना ही अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ऐसी कोई रिफॉर्म्स वगैरह की, ना ही आपने आईटी सेक्टर में कोई ऐसी चीज़ें की हुई हैं जिससे आपके वसाइल अपने वसाइल पैदा कर सकें, ना ही आपकी अफरादी क़ुव्वत ऐसी है कि जो बाहर जाके ज़्यादा वसाइल जो लेके आ सके, पैसे ज़्यादा ले सके, रेमिटेंस वगैरह लेके आ सकें। ये तमाम चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना पड़ेगा कि इकॉनमी को चलाने के लिए, कि इकॉनमी का पहिया सही मायनों में चलेगा तो तब जाके आपकी इकॉनमी स्टेबल होगी। वरना ये इसी तरह जाके बातें ये करने के लिए, जैसे हर गवर्नमेंट आती है IMF से कर्जा लेती है और कहते हैं जी इकॉनमी को स्टेबल कर लिया और फिर सारा मसला है। आपकी अपनी ग्रोथ को बढ़ाना होगा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को साथ लेके चलना होगा। आपके लिए अपनी अफरादी क़ुव्वत जो आपकी है, एक किस्म का डिविडेंड है कि उसको सही तरह यूटिलाइज ही नहीं किया यूथ को, अगर उसको करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो तभी जाके इकॉनमी को अगले 4, 5, 6 साल में सही मायनों में फ़ायदा आएगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, आपकी जो आईटी इंडस्ट्री में भी तरक्की करे, तब जाके ऐसी चीज़ों में जाके देखने में फ़ायदा आता है। सही जी। खालिद क़य्यूम साहब जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मेशत के जो मुआशी अशारिये हैं उनमें एक बड़ी जो बेहतरी है वो देखने में आई है, और इसकी तईद बैनुल-अक़वामी जो मालियाती अदारे हैं जिनमें IMF, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक और जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी एंडोर्समेंट की गई है, उन तईद की गई है कि पाकिस्तान के जो मुआशी अशारिये हैं वो बेहतर हुए हैं। लेकिन देखना ये है कि जो मुआशी अशारिये बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, इनके असरात निचली सतह तक आम आदमी पर जो हैं वो किस तरह मुंतकिल होंगे, कब मुंतकिल होंगे, क्योंकि अभी तक मुआशी इशारिये तो ज़रूर बेहतर हुए हैं लेकिन नीचे अवाम को, आम आदमी को उसका कोई बराह रास्त जो असर है, जो फ़र्क है वो नज़र नहीं आता। इसकी वजह यह है जो आपने फरमाया कि पाकिस्तान की जो इकानमी है सारी वो डेट इकानमी है, और इसमें हम IMF से भी कर्जे ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से भी ले रहे हैं, दूसरे बैंकों से भी ले रहे हैं, और दोस्त ममालिक से भी कर्जे ले रहे हैं, और अब जो नया कर्जा है जो सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए एनर्जी सेक्टर के अंदर 1300 अरब रुपए का बैंकों से जो कर्जा लिया जाएगा, तो हमारी सारी जो इकानमी है, मेशत है, उसका इन्हिसार जो है वो कर्जों पर है। हमारा जो है वो खुद इन्हिसारी की तरफ, सेल्फ रिलायंस की तरफ जो है वो हमारा फोकस नहीं है। तो इससे जो है फिर आम आदमी को जो रिलीफ है वो मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो टैक्सों के हवाले से और आम आदमी को, और ख़ास तौर पर तनख्वाहदार जो तबका है उस पर नए टैक्स ना लगाने की जो वज़ीर ख़जाना ने बात की है, मैं समझता हूँ कि नए टैक्स जो है वो लगाएं या ना लगाएं, इस वक्त जो टैक्सेस हैं उनका ही अगर आप हिसाब लगा लें कि पिछले एक माली साल के दौरान जो है वो 365 अरब रुपए के टैक्स जो हैं वो बराह रास्त सैलरीड पर्सन से, तनख्वाहदार तबके से वसूल किए गए, और अभी इस माली साल के पहले 6 माह के दौरान ही जो है वो 245 अरब रुपए के जो बराह रास्त टैक्स है, इनकम टैक्स है तनख्वाहदार तबके से वो वसूल किया जा चुका है। यानी इस माली साल के इख्तिताम तक 500 अरब रुपए से जो है वो टैक्स जो है वो बराह रास्त जो तनख्वाहदार तबका है उससे जो है वो बढ़ जाएगा। और ये अगर 5 साल पहले के दादोशुमार देखें तो सिर्फ 130 अरब रुपए का टैक्स था आम आदमी पर, और जो दूसरे सेल टैक्स और इनडायरेक्ट जो बिलवास्ता टैक्सेस हैं उनका भी बराह रास्त, और सबसे ज़्यादा जो मुतासरा जो है वो आम आदमी और तनख्वाहदार तबका जो है वो है। मैं समझता हूँ कि अगले बजट में जो वज़ीर ख़जाना ने कमिटमेंट की है इसको वो ज़रूर पूरा करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, आपको पॉइंट आ गया। कुछ ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा बड़ा सवाल, शाहिद खाकान अब्बासी ने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के गुब्बारे से हवा निकाल दी है, क्या PTI का ग्रैंड अलायंस बनाने का ख्वाब पूरा हो सकेगा? ये हमारा सवाल होगा, राय लेंगे ब्रेक के बाद। आइए हम सब इकट्ठे होकर चलें, PTI हो, सिंध की तमाम जमहूरियत पसंद जमातें हो, हम पीर साहब पगाड़ा से मिले हैं, हम पलीजो साहब से भी मिलेंगे, हम दीगर लोगों से, जैन शाह साहब से हम मिले हैं, हम सबको दावत दे रहे हैं जो अवाम की सियासत करना चाहता है, जो गरीब की सियासत करना चाहता है, हारी की सियासत करना चाहता है, हम उसके साथ चलेंगे, वो हमारे साथ चलेंगे।
नाज़िम, मुज़ाकरात की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ ने तमाम उम्मीदें ग्रैंड अपोजिशन अलायंस से लगाई हैं और उसके लिए कोशिशें भी जारी हैं, मगर अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खकान अब्बासी ने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के गुब्बारे से हवा निकाल दी। उन्होंने एक TV प्रोग्राम में ये बताया कि ग्रैंड अलायंस के मामले पर अपोजिशन जमातों के दरमियान इख्तलाफात हैं। PTI का एजेंडा सिर्फ बानी की रिहाई है। हम जमहूरियत की बहाली, आइन की बालादस्ती और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अगर कोई जमात जलसे करना चाहती है तो वो अपने तौर पर कर ले, हमारी कंटेनर पर जाने वाली कोई सोच नहीं है। इस सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करिए, चूँकि ये लिंक कर रहे हैं ज़ाहिर है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को, शाहिद खकान अब्बासी ने जो बयान दिया, आपको लगता है कि ये तमाम अपोजिशन जमातें एक एजेंडे पर मुत्तफिक हो सकेंगी? जी आमिर साहब। जी आमिर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी नवीद साहब, यही सवाल आपसे, कोई ऑडियो इशू आ रहा है। आपको लगता है कि तमाम अपोजिशन जमातें एक एजेंडे पर मुत्तफिक हो पाएंगी? अच्छा दुआ, मैं थोड़ा सा एक ज़िमनी बात करता चलूँ, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, मैंने जो कहा ना कि अगर हमारी सुई अटकी रहेगी एक पार्टी के ऊपर ना, तो फिर हम कोई रियलिस्टिक एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। हर पाकिस्तानी पे अगर 3.5 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा है तो वो 2-2.5 सालों में नहीं चढ़ा। पाकिस्तान के ऊपर अगर 133 अरब डॉलर का कर्जा है तो वो 2-2.5 सालों में नहीं चढ़ा। जी जी। इशू ये है कि हमें रियलिस्टिक एनालिसिस के लिए ये सारी चीजें इस तरह से देखनी है, एक पार्टी को टारगेट करके, यानी जो पार्टियां बारियां ले चुकी हैं उनका जिक्र नहीं आए और सुई अटक जाए ये 2-2.5 सालों में, तो फिर रियलिस्टिक एनालिसिस नहीं हो पाएगा। और सब बाग दिखाने की जो मैंने बात की, जी जी। तो क्यों अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस आप कर रहे हैं जब आपको पता है कि इंडिया की सिर्फ आईटी की टेक्नोलॉजी की बरामदात जो है 192-93 अरब डॉलर की हैं, उनकी टोटल बरामदात जो है वो 400-450 अरब डॉलर के करीब हैं। उनके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व जो हैं वो दुनिया के 5 बड़े ममालिक जिनके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं उनमें शामिल है। तो क्यों ऐसी बात करते हैं? रियलिस्टिक हो, अवाम को और कौम को ठीक सिचुएशन बताएं। अच्छा, आपकी बात के ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन पाएगा, तो मेरे ख्याल में नहीं बन पाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि नहीं बन पाएगा? देखें, इसमें इस वक्त सिर्फ PTI है, इसके अलावा JUIF है। JUIF मौलाना फजल रहमान जो है वो एक ऐसे सियासतदान है जो कि अपना फायदा देखते हैं, वो गिव एंड टेक की सियासत पे यकीन रखते हैं। हमने ये 26वीं तरमीम के मामले में भी हमने देख लिया, तो उन्होंने गिव एंड टेक करना है। स्ट्रीट पावर इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के पास है, दूसरी तरफ आपकी जो शाहिद खकान अब्बासी साहब की पार्टी है, उसका अभी तक जो है वो कहीं ऐसी हमें हिंट नहीं मिला कि उनके पास स्ट्रीट पावर कितनी है। जी जी। फिर तीसरी तरफ हमारे पास महमूद खान अचकज़ई साहब आ जाते हैं, वो लिमिटेड हैं बलोचिस्तान के कुछ एरिया तक। PTI को कहीं जलसा करने तक की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही और ना ही दी जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि गवर्नमेंट के साथ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट खड़ी, और जब तक वो खड़ी है तो कोई अपोजिशन अलायंस जो है वो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज नहीं क्रिएट कर पाएगा। पॉइंट आ गया, क्योंकि वक्त हमारे पास ऑन एयर कम है, तो इसलिए जी आमिर साहब, आपको लगता है कि तमाम अपोजिशन जमातें एक एजेंडे पर मुत्तफिक हो सकेंगी? हाँ, बस पहले ये कि जाहिर है कि IMF जैसा खिलवाड़ दुनिया के साथ पाकिस्तान के सिर्फ एक वज़ीर आज़म ने किया, जिसका नाम इमरान खान था, जिसने ब्लेटेंट धोखा दिया और आज पूरा पाकिस्तान उसका नतीजा भुगत रहा है। लिहाजा हम सच कहे बगैर नहीं रह सकते कि ये बात ना कहें तो ये जो तूफान आया हुआ है तो हमें बिल्कुल अपनी बात करनी पड़ेगी कि ये वहाँ मानेंगे कि इस तरह का धोखा दुनिया में बैठ के पाकिस्तान के किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म ने नहीं दिया, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। वो अच्छी लगे या बुरी लगे, बात तो होनी है। अच्छा, अब आप आ जाए शाहिद खकान अब्बासी। देखें, ये मीडिया की, आप बोल लें नवीद साहब, मैं नहीं प्लीज, वक्त कम है। जी आमिर साहब, आपका टाइम नहीं, मैं बहस नहीं कर रहा, मैंने तो कहा बार बार आवाज आ रही है तो बात नहीं, आपका टाइम है जी। अच्छा, शाहिद खकान अब्बासी का मसला है, शाहिद खकान अब्बासी का मसला ये है कि वो मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई है। हजूर, आपको दोबारा वजीर आज़म नहीं बनाया, आपकी मर्जी पे आर्मी चीफ तैनात नहीं किया, आपको तो जनाब वजीर आज़म नवाज शरीफ 2015 के एंड पे सैक करने लगे थे। उस वक्त शहबाज शरीफ ने बचाया क्योंकि एनर्जी का क्राइसिस आया था।
तो फिर ये चलते रहे, प्राइम मिनिस्टर बनाया, सब कुछ किया, लेकिन जब बंदे के जहन में आ जाए कि मैं इसके बगैर कुछ नहीं हूं, ये ब्रीफकेस उठा के तो लाहौर में गए थे, आबिद शेर अली को सीट दी जा चुकी थी जिस पे ज़िमनी इलेक्शन इन्हें लड़वाया ख्वाजा आसिफ की रिक्वेस्ट पे नवाज शरीफ ने, और आबिद शेर अली ने मुहिम भी चलाई, ख्वाजा आसिफ ने भी चलाई। अब आप मुझे बताएं, जो फजलुर रहमान साहब हैं तो वो सियासत में किस लिए आए हैं? वो गिव एंड टेक किस चीज का नाम है? इक्तदार में आने का नाम है ना सियासी जमातों का। तो वो क्यों नहीं बातचीत करेंगे? वो किसी के लिए क्यों कंधा इस्तेमाल करेंगे? आपको अगर सियासत करनी है, अपने जोरे बाजू पे यकीन है, तो सियासत के साथ माकूलियत और मकबूलियत और सारा सिस्टम आपको लेके चलना है। आप कहें कि जनाब मैं जेल में बैठा हूं, बाकी सारे जेल में चले जाओ, मर्जी मेरी है, आधों को लगा दो मुज़ाकरात से एस्टेब्लिशमेंट से, आधों को लगा दो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गालियां देने के लिए, दशनाम तराजी के लिए, जब जो दिल करे आप करें। और आप कहें कि मैं मकबूल सियासी जमात हूं, तो भाई फिर आप ले लें मकबूलियत से। आप घुटने नहीं टिकवा सके, आपको रास्ता लेना पड़ेगा। अब चाहे आप कौम परस्तों के पास जाएं, चाहे आप पाकिस्तान दुश्मनों के पास मिलने के लिए चले जाएं, जो पाकिस्तान के मुखालिफिन से पैसे लेकर धरने देते हैं, आपको आदत पहले से पड़ी हुई है, अब आपकी वो सहूलतकारी नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत आज एक पेज पे है, कल आपके साथ थे, अब आप वो रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ आपको वो रास्ता नहीं दे रहे, बस इतनी सी बात है। पॉइंट आ गया जी। क्विकली वापस आएंगे, इसी सवाल पे दीगर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद क़य्यूम साहब, आपको लगता है कि अपोजिशन जमातें मुत्तफिक होंगी एक एजेंडे पर मिलके, ये जो ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही हैं उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगी? देखिए, हनूज दिल्ली दूरस्त, और ये अलायंस जो 2 साल पहले पीटीआई को जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बना लेना चाहिए था, वो उसमें इस इत्तेहाद को बनाने में नाकाम रही। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इत्तेहाद और तहरीकें जो हैं वो इज्तिमाई और कौमी एजेंडे पर चलती हैं। बदकिस्मती से पीटीआई की जो जेल से बाहर लीडरशिप है इस वक्त सारी, वो एक कंप्रोमाइज लीडरशिप है, और वो कोई जो है वो कौमी एजेंडा या इज्तिमाई एजेंडा अपोजिशन को देने में नाकाम रही है। और इनफरादी बुनियाद पर पीटीआई जो तहरीक चलाना चाहती है बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, इस पर शायद जो दूसरी सियासी जमातें हैं, अपोजिशन जमातें हैं, वो मुतहद ना हो। और आज एक बात ज़रूर होती होगी कि पीटीआई को नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम, जो बाबा जमहूरियत जिनको हम कहते थे, जो अलायंस बनाते थे, अब वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ होते थे तो नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ अलायंस बना देते थे, और नवाज शरीफ साहब के साथ होते थे तो बेनज़ीर की हुकूमत के खिलाफ जो है वो इत्तेहाद बनाते थे। और इत्तेहाद वो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ भी उन्होंने बनाया, ज़ियाउल हक के खिलाफ एमआरडी में भी वो शामिल रहे। और देखिए कि एमआरडी की मूवमेंट क्यों कामयाब हुई, वो इसलिए कामयाब हुई कि वो एक इज्तिमाई और कौमी एजेंडे की बुनियाद पर जो है 1 पॉइंट एजेंडे पर जो है वो मूवमेंट और तहरीक जो है वो कायम हुई थी, जो कामयाब रही। सही जी। शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, आप कह रही हैं कि एक एजेंडे पर आ जाएंगी ये तमाम सियासी जमातें, तो जितनी भी ये सियासी जमातें हैं उनका हर किसी का अपना अपना एजेंडा है। पीटीआई का एजेंडा ये है कि किस तरीके से इक़्तिदार में वापस आया जाए और बानी पीटीआई को किस तरीके से रिहाई दिलाई जाए। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ये हर दौर में उन्होंने अपनी एक कीमत लगवाई है, वो भी अब इसी चक्कर में है कि किसी न किसी तरीके से जो है उनको भी मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है उसमें एडजस्ट किया जाए या उनके बेटे को कोई वजारत दी जाए। बल्कि उनके बेटे तो बहुत ज़्यादा पहले ही जो है वो 26वीं तरमीम का जब शोर उठा था वो उन्होंने कह दिया था कि ठीक है मामला तय कर लेते हैं, लेकिन मौलाना कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर बैठे जिसकी वजह से उनकी बात नहीं बनी। तो बाकी दीगर जो लोग हैं उनके पल्ले कुछ भी नहीं है, एक एक दो दो लोग हैं और उनके साथ 10 लोग भी नहीं है जिन्होंने कोई तहरीक चलानी है या हुकूमत को टफ टाइम देना है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बड़ा अलायंस बन पाए और हुकूमत के खिलाफ मौसर तहरीक और वो हुकूमत के लिए खात्मे का बाइस बने। ठीक है जी। इलियास साहब, देखिए इस वक्त जो पीटीआई है वो सबसे मुलाकातें तो कर रही है, ये इनको पहले बहुत पहले करना चाहिए थी कि तमाम पार्टियों से राब्ते करके और जो भी इनका है उसको एजेंडे पर एक एजेंडे पर लेके आते, और ताकि उनके भी मसले मसाइल उनके साथ होते कि यानी कि कोई ऐसा इसमें वो मसाइल उनके भी मसाइल भी साथ लेके चलते
तो ये है कि बानी पीटीआई की रिहाई फिर भी उनको साथ में लाते तो तब जाके होता, क्योंकि अब तो कोई इस तरह नहीं कर रहा है। यहाँ तो फिर अभी इनको वक्त लगेगा, क्योंकि JUI के साथ तो प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन मुलाकात की, पहले भी जब मुलाकात की थी तो उन्होंने अपने मसले तो वो, क्योंकि सबसे बड़ी जमात है, उनके पास एक स्ट्रीट पावर है और PTI के पास है, लेकिन ये दोनों जब इकट्ठे यानी कि कोशिश की गई है, बातें तो एक दूसरे के लिए हक में कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन ये तमाम सियासी पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन ये दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे क्योंकि इनके आपस में मुखालफत रही है बहुत अरसा पहले। तो बाकी जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो इनके साथ मुलाकातें करने से इतना कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा PTI को। ठीक है जी, आपको वक्त ख़त्म हो गया जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।